क्लास 12th इकोनॉमिक्स का। तो इसमें देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा कि डैश इज़ द रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट दैट अ कमर्शियल बैंक हैज़ टू कीप विद आरबीआई। तो जैसा आपको पता होगा कि जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है, इसका मतलब होता है कि वह अमाउंट जो हर कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास, जो हर कमर्शियल बैंक को अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखनी पड़ती है। और कैश रिजर्व रेशियो वह अमाउंट होता है टोटल डिपॉजिट का, वो परसेंटेज जो हर कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखवाना पड़ता है। तो ऊपर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि बताइए कि वो डिपॉजिट का परसेंटेज जो हर कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखवाना पड़ता है, तो ये कैश रिजर्व रेशियो होता है। जबकि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो वह अमाउंट होता है, मिनिमम अमाउंट जो हर कमर्शियल बैंक को अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ता है। ठीक है, अब देखो छोटे कम शब्दों में ये बता दूं कि ये इसलिए होता है कि ताकि आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज़ को जब लागू करता है, तो अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है, डिप्रेशन रिसेशन है, तो इन रेशियोज़ को, ये एसएलआर को या सीआरआर, ये दोनों इनको चेंज करके इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कंट्रोल कर सके। और बैंकों का सारा पैसा ऐसा ना हो कि वो लोन पे दे दें, तो कुछ पैसा आरबीआई के पास हो और कुछ पैसा वो अपने पास भी रखें कमर्शियल बैंक्स। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, वो प्राइमरी डेफिसिट कब जीरो होता है। तो देखो, प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ये आपको पता होगा, प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, यानी राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान, ये होता है। अब मान लो आपका फिस्कल डेफिसिट 100 है ना, और इंटरेस्ट पेमेंट भी 100 है, तो ये प्राइमरी डेफिसिट कितना आ जाएगा, 0, है ना। यानी जब फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट एक दूसरे के बराबर होंगे तो प्राइमरी डेफिसिट क्या आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर डी। अगला क्वेश्चन हमारा कि कंट्री का जब एक्सपोर्ट ज़्यादा हो इंपोर्ट से, तो उसे बैलेंस ऑफ ट्रेड को क्या कहते हैं, सरप्लस कहते हैं। देखो, हमें पता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है, हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला चैप्टर पढ़ा है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो एक आपको वीडियो मिल जाएगी। बैलेंस ऑफ पेमेंट के 2 अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट। वैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट वह होता है जो हमारे देश के जितनी भी इकोनॉमिक इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स होंगी उनको रिकॉर्ड करता है। और इसके 2 अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट होता है और एक कैपिटल अकाउंट होता है। करंट अकाउंट में वो ट्रांजेक्शन्स आती हैं जो गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो, या सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो, या फिर यूनिलेटरल ट्रांसफ़र हो। कैपिटल अकाउंट में सभी ऑफिशियल अनऑफिशियल ट्रांजेक्शन्स आती हैं जिससे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में इम्पैक्ट पड़ता है या चेंज आता है किसी देश की सरकार या नागरिकों की। अब जो गुड्स होती हैं, अगर हम गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट देखें तो वो बैलेंस ऑफ ट्रेड में होता है। ठीक है, व्यापार शेष बोलते हैं हिंदी में से। ठीक है, अब ट्रेड जो है या तो वो सरप्लस हो सकता है, डेफिसिट हो सकता है ना, या तो वो सरप्लस हो सकता है या डेफिसिट हो सकता है। जब एक्सपोर्ट ज़्यादा हो इंपोर्ट से, यानी निर्यात ज़्यादा हो आयात से, तो उसे बोलते हैं सरप्लस। और जब एक्सपोर्ट कम हो इंपोर्ट से, तो उसे बोलते हैं डेफिसिट, यानी घाटे का बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्यापार शेष। तो इसका आंसर बनेगा आपका ये वाला, ये सरप्लस, ए आंसर, अधिशेष। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चैरिटी अगर अब्रोड से हमें मिली, यानी हमें डोनेशन मिली है, तो ये कौन सी जगह पर आएगी, किस साइड पर आएगी, क्रेडिट साइड पे आएगी कि डेबिट साइड आएगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकाउंट पे। तो जब हमारे पास पैसा बाहर से आ रहा है ना, तो इसको ऐसे समझ लो कि बाहर से पैसा आता है तो हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और बाहर हम पैसा देते हैं तो डेबिट साइड में लिखते हैं। और ये आपको मैंने अभी बताया था कि करंट अकाउंट में, जो करंट अकाउंट होता है उसमें गुड का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट और यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, यानी एक तरफा अगर हमने किसी को डोनेशन दी या ली है ना, या दी, अगर ली है तो क्रेडिट साइड, दी है तो डेबिट साइड। तो ये जो आया है ना, चैरिटी मिली है, ये क्रेडिट साइड में आ जाएगी हमारे करंट अकाउंट के। अगला क्वेश्चन है हमारा कि डिमोनेटाइजेशन वाज द स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू टैकल द प्रॉब्लम्स ऑफ करप्शन, ब्लैक मनी, टेररिज्म एंड सर्कुलेशन ऑफ फेक करेंसी एटसेट्रा। ये करेक्ट, इसीलिए डिमोनेटाइजेशन किया था, नोटबंदी। और स्टेटमेंट 2 कह रही है डिमोनेटाइजेशन हैज़ इंश्योर्ड इम्प्रूव टैक्स कंप्लाइंस। दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं क्योंकि दोनों से ये हुआ है ना, टैक्स के वो बड़े हैं दायरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन ऑर्डर टू इंकरेज इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, सेंट्रल बैंक क्या करता है। देखो, अगर इकोनॉमिक में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, तो जैसे मैंने एक मनी एंड बैंकिंग वाली वीडियो है, एग्ज़ाम स्ट्रेटजी, उसकी वीडियो आप देख सकते हो, क्लास 12th इकोनॉमिक्स एग्जाम स्ट्रेटजी, उसमें आपको मनी एंड बैंकिंग की काफ़ी चीज़ें मिलेंगी बैंकिंग की। तो सीआरआर क्या होता है, मैंने बताया था, सीआरआर का मतलब होता है जो हर कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास एक अमाउंट रखवाना पड़ता है। अब अगर आरबीआई चाहता है, तो देखो मान लो इस आरबीआई, वैसे सीआरआर
अलग है, कितना परसेंटेज है, मान लो CRR 10% है, यानी हर बैंक को 10% RBI के पास रखवाना पड़ेगा। अब अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट और एक्टिविटीज़ को बढ़ाना है तो RBI कहेगा कि भाई अब 10% मत रखो मेरे पास, केवल 5% रखो। तो अब कमर्शियल बैंक्स या जितने भी बैंक हैं उनके पास पहले तो बढ़ रहे थे 90% पैसा लोन पे देने के लिए, अब कितना बच रहा है 95%, यानी उनके पास पहले की तुलना में ज़्यादा पैसा बच रहा है ना। पहले की तुलना में कमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा पैसा बच रहा है लोन देने के लिए, जिसकी वजह से वो लोन देंगे, क्रेडिट देंगे, क्रेडिट क्रिएशन होगा, इकोनॉमी में मनी फ्लो होगा और इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, क्योंकि बिजनेसमैन लोन लेंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, तो हमें पता लग गया कि अगर RBI चाहता है कि इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट हो, क्रेडिट बढ़े, क्रेडिट क्रिएशन बढ़े, तो वो कहेगा CRR में 10% की जगह 5% कर देता हूँ, यानी कम कर देता हूँ, तो वो CRR को रिड्यूस कर देगा। आंसर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अगर अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट हो तो फॉरेन करेंसी चीपर अगर हो जाए, यानी हमारा एक्सचेंज रेट क्या हो जाए, घट जाए, है ना। यानी अगर एक्सचेंज रेट चल रहा है 70 रुपये तो वो 60 हो जाए, यानी $1 के बदले आप 60 रुपये देने हैं, यानी हमारी करेंसी क्या हो जाए, एप्रिशिएट हो जाए, एप्रिशिएशन हो जाए हमारी करेंसी का, हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो जाए, वैल्यू ऑफ रुपी क्या हो जाए, बढ़ जाए, है ना। एप्रिसिएशन होना अपनी करेंसी का यही होता है कि वैल्यू ऑफ रुपी बढ़ जाए और एक्सचेंज रेट घट गया, 70 से 60 हो गया। ठीक है, तो अगर फॉरेन करेंसी चीपर हो जाए तो उसका नेशनल इनकम पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखो, जब हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई, हमारी करेंसी का एप्रिसिएशन हो गया, तो अब हमारे को, अब बाहर वालों को $1 के बदले कितने मिल रहे हैं, पहले 70 रुपये मिल रहे थे, अब 60 रुपये मिल रहे हैं। तो बाहर वाले को जो हमारा एक्सपोर्ट है, जो हमारे एक्सपोर्ट है उसकी डिमांड वो कम कर देंगे, क्योंकि उन्हें पहले 70 रुपये का माल मिल रहा था, अब उन्हें 60 रुपये का माल मिलेगा, यानी महंगा हो गया उनके लिए सामान, तो हमारे एक्सपोर्ट की डिमांड क्या करेंगे, कम करेंगे, जिसकी वजह से हमारी नेशनल इनकम क्या हो जाएगी, लाइकली टू कम, या लाइकली टू कम नहीं, लाइकली टू फॉल, मतलब गिरने लगेगी। ऐसा हो सकता है, गिरने की संभावना है। आंसर क्या हुआ इसका, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, बी आंसर। अगला क्वेश्चन है कि हमें करेक्ट पेयर चूज़ करना है, तो आप देख सकते हो एक बार इसे। करेंट अकाउंट सरप्लस का मतलब ये रिसीट्स ज़्यादा है, कम है पेमेंट से, नहीं। करेंट अकाउंट सरप्लस का मतलब रिसीट्स ज़्यादा पेमेंट से। बैलेंस करेंट अकाउंट ये है जब ये दोनों बराबर ना हो, गलत। करेंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब है ये कम हो या बराबर हो, नहीं। तो आंसर है बी। आप देख लो एक बार इसको पॉज करके, क्योंकि वीडियो लंबी होगी अदरवाइज़। भाई करेंट अकाउंट सरप्लस का मतलब क्या है कि रिसीप्ट ज़्यादा हैं पेमेंट से, है ना। और करेंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या होगा कि रिसीप्ट्स कम है पेमेंट से। और यही बैलेंस ऑफ पेमेंट में लागू होता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम सरप्लस कब कहेंगे, जब रिसीप्ट ज़्यादा हों पेमेंट से, और डेफिसिट कब कहेंगे, जब रिसीप्ट्स कम हो पेमेंट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ RBI। इनमें से RBI का फंक्शन क्या नहीं है, कि बैंकिंग फैसिलिटीज़ टू गवर्नमेंट, बैंकिंग फैसिलिटीज़ टू पब्लिक, लेंडिंग टू गवर्नमेंट, लेंडिंग टू कमर्शियल बैंक्स। बी आंसर है कि पब्लिक से डील नहीं करता RBI। अगला सवाल है कि एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज या लैंड सीलिंग, जो हमने बिचौलियों को ख़त्म किया था और लैंड पे सीलिंग लगाई थी। सीलिंग का मतलब एक मैक्सिमम लिमिट सेट कर दी, ताकि ज़मींदारों या जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन ना रहे। उस ज़मीन को लेकर छोटे छोटे किसानों में बांट दिया था 1947 के बाद, आज़ादी के बाद, ताकि जो छोटे किसान हैं या जो भूमिहीन किसान हैं उन्हें ज़मीन मिल जाए और ज़मींदारों के पास ज़मीन कम हो जाए। तो एक उच्चतम सीमा निर्धारित कर दी थी, यानी लैंड सीलिंग बोलते हैं इसको। तो ये क्या है, देखो हमने रिफॉर्म्स किए थे एग्रीकल्चर में, तो कुछ थे लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है, कुछ थे लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है, कुछ थे टेक्निकल रिफॉर्म्स। टेक्निकल रिफॉर्म्स उन्हें बोलते हैं जब हमने ग्रीन रेवोल्यूशन किया था, यानी HYV सीड्स का प्रयोग किया था, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया था। और कुछ होते जनरल रिफॉर्म्स, जैसे किसानों को अवेयरनेस देना और ये सब। लैंड रिफॉर्म्स क्या थे, ज़मींदारी प्रथा का ख़त्म करना, इंटरमीडिएट्स बिचौलियों को ख़त्म करना, लैंड सीलिंग कर देना, कंसोलिडेशन यानी चकबंदी कर देना, ये सब थे। ठीक है, तो इसका आंसर है लैंड रिफॉर्म्स, सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये सब है। पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स विच आर या सर्विसेज विच आर कलेक्टिवली कंज्यूम्ड। जो सामाजिक वस्तुएं वो होती हैं जो सबके द्वारा यूज़ की जाती हैं। जैसे पार्क है, पार्क सब यूज़ करते हैं, कोई भी यूज़ कर सकता है। रोड है, पब्लिक गुड्स है, सामाजिक वस्तु है, कोई भी यूज़ कर सकता है। स्ट्रीट लाइट है, गली में लाइट लगी हुई है, सब यूज़ करते हैं, पब्लिक गुड्स है। बिल्कुल ठीक, पहली स्टेटमेंट सही है। और दूसरी स्टेटमेंट की पब्लिक गुड्स एक्सक्लूडेबल होती है, राइवलरस होती है। एक्सक्लूडेबल का मतलब अगर एक बंदा यूज़ कर रहा है उस चीज़ को तो दूसरा नहीं कर सकता। जैसे एक आइसक्रीम है, अगर आपने यूज़ कर ली तो दूसरा नहीं कर सकता ना, आपने खा ली। लेकिन ऐसा सामाजिक वस्तु के साथ नहीं होता, वो एक्सक्लूड नहीं करती। अगर आप यूज़ कर रहे हो पार्क, दूसरा भी कर सकता है, तीसरा भी कर सकता है, नॉन एक्सक्लूडेबल है। और एक दूसरे की राइवलरस भी नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रीडिसेसर कौन था ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड WTO का। तो WTO से पहले था गेट, जिसकी स्थापना हुई थी 1948 में, कुछ मेरे ख्याल में 23 कंट्रीज़ के साथ। और 1995 में जो बन गया
WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स, इसके फुल फॉर्म। इसका मतलब होता है कि जो भी इकोनॉमीज़ हैं वर्ल्ड इकोनॉमीज़, उनके बीच मल्टीलेटरल ट्रेड को प्रमोट करना। अगला सवाल है हमारा कि MPCE का मतलब क्या होता है। देखो, जब पॉवर्टी निकालने की बात आती थी तो जो हमारा प्लानिंग कमीशन था, जो अब नीति आयोग बन गया, तो प्लानिंग कमीशन ने कहा या कमिटीज़ ने कहा, जो कमेटी बनाई गई थी, कि हम मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर देखेंगे, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर देखेंगे। यानी अगर आपके 860 रुपये आप कमा रहे हो रूरल एरिया में, या फिर 1000 कुछ समथिंग था अगर शहर में कमा रहे हो पर मंथ एक व्यक्ति, तो वो गरीब नहीं है। ये डेटा दिया गया था और पर मंथ का एक्सपेंडिचर देखा जाता है इसमें। तो MPC का मतलब है मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि स्टेटमेंट 1 कहती है कि ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच जो थी रिमूव पॉवर्टी, वो क्वाइट इफेक्टिव थी। तो देखो, पॉवर्टी हटाने के लिए हमारी सरकार ने 3 अप्रोचेस का सहारा लिया था। एक तो थी ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच कि हम ग्रोथ को बड़ा करेंगे, ग्रोथ ज़्यादा करेंगे देश की, तो अपने आप पॉवर्टी खत्म हो जाएगी ट्रिकल डाउन इफेक्ट से। ट्रिकल डाउन इफेक्ट का मतलब है जो ऊपर के तबके के लोग हैं अगर वो अमीर होंगे तो नीचे के तबके के लोगों को भी फ़ायदा मिलेगा। जैसे अगर आप अमीर होते हो तो आप जहाँ से सामान खरीदते हो, आप ज़्यादा सामान खरीदोगे तो वो उस आपसे जुड़े हुए लोग हैं उनकी भी इनकम बढ़ जाएगी। दूसरी अप्रोच गवर्नमेंट ने अपनाई थी पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम, यानी स्पेसिफिक प्रोग्राम चलाए पॉवर्टी एलिविएशन करने के। मनरेगा, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ट्राइसेम और बहुत सारी, ठीक है, NRLM और समथिंग सम। और तीसरा अप्रोच सरकार ने अपनाई पॉवर्टी हटाने के लिए मिनिमम नीड प्रोग्राम, यानी मिनिमम नीड तो हम कम से कम पूरी कर ही दें गरीब लोगों की। तो जैसे मिड डे मील स्टार्ट किया, और सरकार ने क्या चालू किया, सरकार ने राशन प्रोवाइड किया गरीब लोगों को, और इसी तरह से और स्कीम से स्टार्ट की जिससे लोगों को कम से कम मिनिमम नीड्स पूरी हो जाए। तो ये जो ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच थी ना, ये सक्सेसफुल नहीं रही थी, ये क्वाइट इफेक्टिव नहीं रही थी। हमारे देश को इतनी 10 से 12% मतलब हमारे डबल डिजिट्स में भी ग्रोथ आई, तब भी हमारे देश से पॉवर्टी खत्म नहीं हुई। इसका मतलब हमारी ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच जो थी पॉवर्टी खत्म करने की, वो सक्सेसफुल रही, वो इफेक्टिव नहीं रही, ठीक है। इसी तरह हमारे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स भी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहे। लेकिन फिलहाल क्वेश्चन ये कह रहा है कि तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। दूसरी है कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है उसकी वजह से वेरी लो ग्रोथ इन पर कैपिटा इनकम हुआ है। तो सेकंड स्टेटमेंट ठीक है कि पॉवर्टी बढ़ने से हमारी जो पर कैपिटा ग्रोथ है वो लो रही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल डू नॉट डेप्रिशिएट विद टाइम। तो ये स्टेटमेंट सही है, वो फॉल्स है। देखो, फिजिकल कैपिटल जो होती है ना, देखो पहले ये समझ लो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। देखो, ये अकाउंटिंग सेंस में कॉमर्स स्टूडेंट्स को ज़्यादा पता होगा कि जैसे हमने अगर कोई मशीन ली तो अगर हम वो 5 साल में मशीन ख़त्म हो जाएगी, 20,000 रुपये की है, तो 5 साल तक हम ना हर साल 4,000 रुपये अपनी एंट्री से या अपनी बुक से घटाते चले आएंगे। 4,000 तो हम मान लेंगे कि 4,000 हर साल इसका डेप्रिसिएशन हो रहा है। या फिर ऐसे समझ लो कि कोई मशीन टूट फूट होती है मशीन में, उसको बोलते हैं डेप्रिशिएट करना, है ना, उसमें कमी आना, उसमें नुकसान होना। तो क्या, तो फिजिकल कैपिटल जो होती है, यानी फिजिकल कैपिटल यानी जो हम देख सकते हैं मशीन्स वगैरह, टूल्स वगैरह, इनको बोलते हैं फिजिकल कैपिटल। और ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है, जैसे एक डॉक्टर है उसके पास जो नॉलेज है उसे बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। जैसे एक वकील है, एक इंजीनियर है, इसे बोलते हैं हम ह्यूमन कैपिटल। और हमें ये भी पता है कि जिस देश की ह्यूमन कैपिटल ज़्यादा होती है उस देश में ग्रोथ भी ज़्यादा होती है। तो बात हो रही है कि यहाँ पर अगर फिजिकल कैपिटल जो होती है तो वो डेप्रिशिएट नहीं करती, तो आंसर है फॉल्स। करती है, ट्रू है, ये फिजिकल कैपिटल डेप्रिशिएट करती है टाइम के साथ साथ। दूसरी स्टेटमेंट कह रही कि डेप्रिसिएशन जो है ना वो रिड्यूस की जा सकती है, कम की जा सकती है ह्यूमन कैपिटल में थ्रू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर। तो डेप्रिसिएशन जो है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, सही है। कैसे, जैसे एक डॉक्टर है तो, या एक वर्कर है, एक फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो इसमें जो इसकी नॉलेज में जो घटाव होगा, डेप्रिसिएशन मतलब कमी होगी, घटाव होगा, उसको हम कम कर सकते हैं, उस घटाव को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं। उसको एजुकेशन बराबर रेगुलर एजुकेशन देके, स्किल देके, उसकी हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड करके। तो ये इसका मतलब है। तो स्टेटमेंट सेकंड ट्रू है, तो आंसर हो गया डी। अगला सवाल हमारा है कि इनमें से कौन सा अग्रेरियन रिफॉर्म्स है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन, लैंड रिफॉर्म्स, बोथ हैंड बी। तो जैसे मैंने बताया था कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स का मतलब होता है जो एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स किए गए। तो मैंने बताया था कि एग्रीकल्चर में 3 रिफॉर्म्स हुए थे, लैंड रिफॉर्म्स, टेक्निकल रिफॉर्म्स और जनरल रिफॉर्म्स। तो ये सभी तीनों एग्रेरियन रिफॉर्म्स होते हैं। फिलहाल हमारे पास ऑप्शन में है ए ग्रीन रिवोल्यूशन और लैंड रिफॉर्म्स, ये दोनों ही, यानी आंसर सी क्या है हमारा, एग्रेरियन रिफॉर्म्स है। अगला सवाल है कि इनमें से करेक्ट पेयर को चूज़ करना है। तो करेक्ट पेयर क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, डिमांड ऑफ फॉरेक्स, गलत। बैलेंस ऑफ ट्रेड, विजिबल इनविजिबल ट्रांसफर, गलत। यूनिलेटरल ट्रांसफर का मतलब टोटल रिसीव्स एंड पेमेंट्स, गलत। करंट अकाउंट का मतलब वन वे ट्रांसफर,
ये भी गलत। 17 का आंसर इसमें बी दे रखा है। ये बैलेंस ऑफ ये करंट अकाउंट होना चाहिए था, विजिबल और इनविजिबल आइटम्स और यूनिलेटरल ट्रांसफ़र। जैसे कि आपको पता होगा करंट अकाउंट में विजिबल आइटम यानी जिन्हें हम देख सकते हैं यानी गुड्स, और करंट अकाउंट में आता है इनविजिबल आइटम यानी सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट जिन्हें हम देख नहीं सकते, और यूनिलेटरल एक तरफा ट्रांसफ़र। ये तीनों चीज़ें इसमें आती हैं करंट अकाउंट में। तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है अगर, ठीक है। अगला सवाल हमारा है कि जो माइक्रो फाइनेंस है उसको एक्सटेंड किया, उस फैसिलिटी को, स्कीम को किसने, लैंड डेवलपमेंट में आरआरबी या नाबार्ड। तो आंसर है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने माइक्रो नीड जो लोगों की थी, कंजम्पशन बेस्ड नीड्स या छोटी छोटी जो ज़रूरतें थी लोन्स की, क्रेडिट की, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने उसको ठीक किया है, वो पूरा किया है हमारे पूरे देश में। अगला सवाल है हमारा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है वैक्सीनेट करने के लिए पॉपुलेशन को। तो इसका मतलब ये कौन सा खर्चा है, तो ये है रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर। जैसे आपको पता होगा, आपने बजट वाला चैप्टर किया होगा, तो अगर नहीं किया तो वीडियो उसकी मिल जाएगी, तो देख लेना आप चैनल पे। तो बजट में हमने पढ़ा है कि एक तो होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो देखो ऐसा खर्चा सरकार ने जो करा है जिससे सरकार को ना तो कोई एसेट्स बढ़ रही है ना ही उसकी लाइबिलिटीज़ घट रही है, तो उन्हें बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे सरकार ने बुजुर्गों को सब्सिडीज़ दी, स्कॉलरशिप दी बच्चों को, या राशन बांटा, या ऐसा खर्चा किया, अर्थक्वेक के विक्टिम्स को पैसा दिया, तो ये सब रेवेन्यू नेचर का है। और अगर सरकार ने कोई एसेट्स क्रिएट करी, मान लो प्रॉपर्टी खरीद ली, या अपना कर्जा चुका दिया, लाइबिलिटी अपना कर्जा कम कर लिया, लोन वापस कर दिया, या फिर सरकार ने क्या करा, बिल्डिंग बना दी, हॉस्पिटल बना दिया, स्कूल बना दिया, तो ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है। फ्लाईओवर बना दिया, एयरपोर्ट बना दिया, पोर्ट बना दिया, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो अगर वैक्सीन दे रही है सरकार तो ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ। अगला क्वेश्चन हमारा कि इनमें से कौन सा मेजर कोज है पॉवर्टी का, तो लो कैपिटल फॉर्मेशन, लैक ऑफ सोशल वेलफेयर नेट्स, या सोशल एक्सक्लूजन, या फिर माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन इंडिया। अच्छा, क्वेश्चन है कि कौन सा नहीं है। तो देखो हमारे देश में लो कैपिटल फॉर्मेशन यानी इन्वेस्टमेंट रेट कम है, या फिर कैपिटल फॉर्मेशन कम है, पूंजी की निर्माण करना ये कम है, और सोशल वेलफेयर और नेट्स ये भी कम है, सोशल एक्सक्लूजन ये भी पॉवर्टी का कारण है। माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन, ये तो अगर ये आंसर तब होता जब अगर वो बोलता कि अर्बन में पॉवर्टी का क्या कारण है, अर्बन एरिया में, या रूरल में घटती हुई पॉवर्टी का क्या कारण है, अर्बन एरिया में बढ़ती हुई। वो तो माइग्रेशन की वजह से अर्बन एरिया में क्या होता है, पॉवर्टी बढ़ जाती है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं है कि इंडिया में पॉवर्टी का क्या कारण नहीं है, तो ये कारण नहीं है पॉवर्टी का कारण इंडिया में। चाहे तो आप एक बार पॉज करके देख लेना वीडियो। अगला का सवाल है हमारा कि इन ए हाइपोथेटिकल इकोनॉमी मिस्टर नीरज ने 120 रुपये बैंक में जमा कराए, और अगर ऐसा मान ले कि और कोई करेंसी इकोनॉमी में नहीं है, मतलब वो टाइप की कुछ भी नहीं है, तो बताइए मनी सप्लाई क्या होगी। तो मनी सप्लाई का हमारा फॉर्मूला होता है M1 के फॉर्मूले के हिसाब से C + DD + OD। अब इसमें डिमांड डिपॉजिट भी नहीं है, OD भी नहीं है, तो करेंसी है सिर्फ 120, तो मनी सप्लाई कितनी हो गई, तो आंसर हुआ हमारा 120 D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला सवाल हमारा है कि इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट करती है हेल्थ सेक्टर को इंडिया के, तो ICMR इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च करती है, UGC नहीं करती, IASAT भी नहीं करती, RBI भी नहीं करता। अगला सवाल हमारा स्टेटमेंट के रूप में है कि जब हम पॉवर्टी लाइन को डिटरमिन करते हैं तो हाई कैलोरी फिक्स की गई है रूरल एरिया के लिए, बिल्कुल ठीक, ट्रू स्टेटमेंट है। रूरल एरिया के लिए 2400 कैलोरी हमने रखी है। और दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कि पीपल इन रूरल एरिया हैव टू डू ग्रेटर फिजिकल वर्क, गाँव के लोगों को ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ती है, इसलिए उनकी जो पॉवर्टी नापने के लिए उनकी 2400 कैलोरी रखी गई है, और शहरों में 2100 कैलोरी रखी गई है, क्योंकि शहर के मुकाबले गांव में फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करनी पड़ती है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, ट्रू हैं, तो आंसर हो गया हमारा A। अगला क्वेश्चन हमारा कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल के कंटेक्स्ट में, कि हैंडीक्राफ्ट्स का डिक्लाइन था, बिल्कुल ठीक। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रमोटेड किया कैपिटल गुड इंडस्ट्री, पब्लिक सेक्टर ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, देयर वॉज लो कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ का बहुत लो कंट्रीब्यूशन है GDP में, तो ब्रिटिश ने कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो 24 का आंसर B। नेक्स्ट देखते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि करंट अकाउंट जो है उसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है जो हमारी कंट्री के इनकम लेवल को चेंज कर दे। तो देखो हमारे करंट अकाउंट में कौन कौन सी ट्रांजैक्शन आती है, अगर हम कोई गुड्स का एक्सपोर्ट करें या इंपोर्ट करें, सर्विसेज का एक्सपोर्ट करें या इंपोर्ट करें, या फिर यूनिलेटरल ट्रांसफ़र। यूनिलेटरल ट्रांसफ़र का मतलब होता है एक तरफा हस्तांतरण, यानी डोनेशन लें या दें, गिफ्ट लें या दें। अब देखो गुड्स का हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करेंगे तो हमारी कंट्री की इनकम चेंज होगी, सर्विसेज का एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो हमारे देश की इनकम बढ़ेगी, अगर इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो देश की इनकम घटेगी। और यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, बाहर के लोग हमें डोनेशन दे देंगे तो इससे हमारे देश की नेशनल इनकम तो बढ़ेगी, फ़ायदा मिलेगा। तो यानी पहली स्टेटमेंट ठीक है कि करंट अकाउंट में वो ट्रांजैक्शंस आती हैं जिससे हमारे देश की नेशनल इनकम में इम्पैक्ट पड़ता है।
दूसरी स्टेटमेंट रीज़न दे रहा है कि क्योंकि करेंट अकाउंट इंक्लूड्स करता है ऑल द आइटम्स एक्सप्रेसिंग चेंज इन स्टॉक। तो देखो चेंज इन स्टॉक में वाली ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि यूनिलेटरल ट्रांसफर जो होता है ना, एक तरफा हस्तांतरण, डोनेशन हमने ली या दी, इससे कोई स्टॉक का लेना देना नहीं है ना, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है। तो आंसर हो गया हमारा सी। अगला सवाल है हमारा कि अगर LRR 20% हो तो मनी मल्टीप्लायर क्या होगा। तो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है हमारा 1/LRR, है ना। 1/LRR कितना है, LRR 20% है, 20 का इंटू 100 लग जाएगा परसेंटेज के हटाने के लिए, 0 से 0 गया, 2 पंजे 10, तो आंसर आ गया हमारा 5। तो सी आंसर है। एक बार पॉज करके और रिपीट वीडियो देख लेना यहाँ से। अगला सवाल है हमारा, अच्छा वो अगर आपको क्रेडिट क्रिएशन देखना हो तो एक वीडियो क्रेडिट क्रिएशन पे भी बनी हुई है, वो देख लेना। अच्छा अजर्शन दे रखा है कि पहले फेज़ में ग्रीन रेवोल्यूशन का सभी स्टेट्स को HIV सीड्स मिले, तो ये तो फॉल्स है। आर बोल रहा है द यूज ऑफ HIV सीड्स प्राइमरीली बेनिफिट द वीट ग्रोइंग रीजन ओनली। तो ये सही है कि वीट के को फ़ायदा मिला था, क्योंकि आपको पता होगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन का फ़ायदा केवल वीट और राइस को मिला था। जो राइस और वीट उगा रहे थे वो उन राज्यों को ज़्यादा फ़ायदा मिला था, गेहूँ और चावल उगाने वालों को, बाकियों को नहीं मिला था, और सभी राज्यों को बराबर मिला था, ये भी गलत है। तो फॉल्स, ये डी आंसर हो गया इसका, ए स्टेटमेंट फॉल्स है, आर ट्रू है। अगला क्वेश्चन देखो, एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मतलब क्या नहीं होता। तो देखो एग्रीकल्चर मार्केटिंग का आपने रूरल डेवलपमेंट वाला चैप्टर की वीडियो भी देख लेना, और मैं बताता हूँ एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मतलब होता है जब एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस हो जाता है, प्रोडक्शन जो क्रॉप है, जो फसलें हैं, उनको ग्रेडिंग करना, उनको कैटेगराइज करना, उनको प्रोसेस करना, उनको स्टोरेज करना, फिर उनको मार्केट में ले आके बेचना, इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ठीक है, पैकेजिंग करना, इस सब को बोलते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अब एग्रीकल्चर मार्केटिंग में फार्मर्स क्या होता है ना, पीछे होते हैं, क्योंकि उनको ना तो मार्केटिंग करनी आती, ना पैकेजिंग करनी आती है, ना ग्रेडिंग, मतलब दिक्कत होती है, आती तो है, लेकिन उनको पास स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं होती। गवर्नमेंट की जो स्टोरेज फैसिलिटीज़ होती हैं वो भी कम है, तो जिसकी वजह से उन्हें फार्मर्स को जल्दी सेल करना पड़ जाता है ना, और जिसकी वजह से उन्हें कम पैसे मिलते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग में क्या शामिल नहीं होता। तो ट्रांसपोर्टेशन एग्रीकल्चर मार्केटिंग का हिस्सा है, ग्रेडिंग करना एग्रीकल्चर मार्केटिंग का हिस्सा है, और स्टोरेज करना ये भी एग्रीकल्चर मार्केटिंग का हिस्सा है। क्रेडिट लेना एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए, ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग का हिस्सा नहीं है। तो आंसर हो गया डी। अगला सवाल देखते हैं कि अजर्शन है कि एजुकेशन इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है। ट्रू, क्योंकि एजुकेशन की वजह से हायर अर्निंग कैपेसिटी हो जाती है लोगों की। तो बिल्कुल ठीक, ये आंसर है, दोनों ट्रू है और आर उसका रीज़न है। अगला सवाल है कि इनमें से करेक्ट पेयर को चूज़ करना है। तो मनरेगा 2006, जनधन योजना 2014, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम 1989 और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 2005। तो जनधन योजना 2014 में चालू हुई थी, मनरेगा 2006 में लॉन्च हुई थी, 2005 में इसका एक्ट बना था, तो इस वजह से इसको आंसर हम नहीं ले रहे। जनधन योजना 2014 में स्टार्ट हुई थी, तो 2014 ये आंसर है बी। प्रधानमंत्री रोजगार ये नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम 2004 जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, और स्वर्ण जयंती 1997 आई थिंक, आप एक बार चेक कर लेना। अगला सवाल है हमारा कि द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, जो भी हमारे पॉवर्टी हटाने के एलिमिनेशन प्रोग्राम्स थे वो अनसेटिस्फैक्ट्री रहे हैं। बिल्कुल ठीक, क्योंकि उनमें करप्शन रहा है, उनमें इनएफिशिएंसी रही है, या करप्शन नहीं कहो तो इनएफिशिएंसी, वो पूरी तरह से उन प्रोग्राम का जो भी निर्धनता घटाने के लिए प्रोग्राम चले उनका जो एम था, टारगेट था, वो कंप्लीट नहीं हो पाया। इसका वजह क्या थी कि ह्यूज अमाउंट, और रीज़न दे रखा है इस लाइन का कि वो अनसेटिस्फैक्ट्री रहे क्योंकि उस पर ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज हैव बीन एलोकेटेड। तो देखो ये इसका रीज़न तो है नहीं, तो ए तो ट्रू है, लेकिन आर जो है उसका रीज़न नहीं है, और आर ट्रू भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं लगाए गए हैं पॉवर्टी एलिवेशन में, ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज नहीं, इतना भी नहीं। तो आंसर हो गया ए ट्रू, आर फॉल्स, तो सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एजुकेशन के स्प्रेड नेसेसरी है पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए। बिल्कुल ठीक, ट्रू हो गया स्टेटमेंट, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से क्वालिटी ऑफ लाइफ घटती है। तो ये तो है सर, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ती है, तो ए ट्रू आर फॉल्स, तो सी हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है कि कौन सी इंडस्ट्री ने सबसे ज़्यादा मेजर सेटबैक या फिर नुकसान झेला कॉलोनियल रूल यानी ब्रिटिश के शासनकाल में, सीमेंट, हैंडीक्राफ्ट, पेपर या आयरन स्टील। तो हैंडीक्राफ्ट हस्तकला इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। अगला सवाल है देखो कि द इमरजेंस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब जिन्हें नहीं पता वीडियो देख लेना रूरल डेवलपमेंट वाली। फिर भी मैं बता दूं, सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब होता है कुछ लोग आपस में मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं और उसे बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। वो आपस में अपनी छोटी छोटी बचतों को इकट्ठा करते हैं और जिसको ज़रूरत होती है उसको लोन के रूप में, क्रेडिट के रूप में दे देते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप को बनाने का एक बेनिफिट ये होता है कि कमर्शियल बैंक या जितने भी कोऑपरेटिव वगैरह बैंक है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप को रिकॉग्नाइज भी करते हैं और उनको कम ब्याज दरों पर ऋण भी देते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप एक अच्छे से रूप के उभर कर आया है पॉवर्टी से निपटने के लिए,
तो ये स्टेटमेंट कह रही है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है इनकी वजह से जो फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम है, यानी फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम का मतलब है, देखो आपको पता है क्रेडिट मिलने के दो सिस्टम है, एक तो है फॉर्मल, एक है इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब है जितने भी बैंक्स वगैरह हैं, कोऑपरेटिव बैंक हैं, रूरल बैंक हैं, सब हैं। और इनफॉर्मल का मतलब होता है जो गांव में महाजन होते हैं, बिग ट्रेडर्स होते हैं, लाला वगैरह होते हैं, इनसे लोन लेना। तो आपको पता है कि जब बैंक्स वगैरह नहीं थे तो किसान जो है इन लाला वगैरह इनसे सबसे महाजन वगैरह से लोन लेते थे और वो उनके लोन के चंगुल में यानी डेट ट्रैप में फंस जाते थे। और जो लाला महाजन ये सब होते थे वो कैलकुलेशन भी रॉन्ग करके किसानों को शोषण करते थे, यानी एक्सप्लॉयटेशन करते थे। उसके बाद फॉर्मल सेक्टर आया जो बैंक्स वगैरह हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये रही कि फॉर्मल सेक्टर से जो लोन लेने की प्रक्रिया है वो काफ़ी जटिल है, उसमें लिटरेसी की रिक्वायरमेंट है, यानी पढ़े लिखे होने की आवश्यकता है। और जो बड़े बड़े किसान हैं वही इसका फ़ायदा उठा पाते हैं, छोटे किसानों को इसका बेनिफिट नहीं मिल पाता है। और इसमें एक और दिक्कत है कि लंबी प्रक्रिया होती है थोड़ा लोन मिलने की, तो इसकी वजह से जो छोटे किसान हैं उनको लोन नहीं मिल पाता। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उसने इस कमी को, जो फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम की जो फिशर्स हैं, कमी है, उनको दूर किया है। तो बिल्कुल ठीक। दूसरी स्टेटमेंट बोल रही है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से बोरोइंग करना जो है कंजम्पशन नीड्स के लिए भी होता है। तो देखो जो कमर्शियल बैंक्स ये सब बैंक्स होते हैं ना, वो तभी लोन देते हैं जब आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए या कुछ उसके लिए प्रोडक्शन के लिए लोन लो। लेकिन जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो आपके कंजम्पशन यानी शादी ब्याह या फेस्टिवल वगैरह के लिए भी क्रेडिट दे देते हैं। तो आपकी दोनों स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो आंसर हो गया ए। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा कि करेंसी मनी जो होती है वो लीगल टर्म करी जाती है फियाट मनी। ठीक है, हमें पता है दो तरह की, आप मनी वाला चैप्टर देख लेना अगर नहीं पता, फियाट मनी और फिड्यूशियरी मनी। फियाट मनी वो होती है जो गवर्नमेंट इशू करती है, जैसे नोट वगैरह, ये लीगल टेंडर होते हैं, कहीं भी मान्य हैं। जबकि फिड्यूशियरी मनी का मतलब होता है जैसे चेक। चेक कोई लीगल टेंडर नहीं है, आपसे ट्रस्ट पे डिपेंड करता है, अगर आपकी मर्जी है तो लो, नहीं मर्जी तो मत लो। ठीक। अब फियाट मनी होती है करेंसी, बिल्कुल ठीक है। और अंडर लॉ, क्योंकि अंडर लॉ करेंसी को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए फॉर ऑल डेट्स। तो आज भी इसका सही रीज़न है, तो ए आंसर हो गया। अगला सवाल है हमारा कि अरेंज करो इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो सबसे पहले ये हुआ बैटर ऑफ प्लासी हुआ, उसके बाद सुएज कैनल खुली, उसके बाद 1907 में टिस्को, 1869 में ये सुएज कैनल खुली, और फिर 1850, अच्छा ये आएगा पहले रेलवे। तो आप ये देख लेना क्या आंसर है, मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्टेटस से। तो देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला वीडियो देख लेना, नहीं देखी तो मैं बता देता हूँ फिलहाल कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो तरह की ट्रांजेक्शन्स होती है, एक ऑटोनोमस और एक होती है एकोमोडेटिंग। तो देखो जो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनका कोई लेना देना नहीं होता कि बीओपी सरप्लस में चल रहा है, डेफिसिट में चल रहा है, नुकसान है, घाटा है, क्या है। जैसे आप अगर बाहर से एप्पल फ़ोन मंगाते हो तो आपका कोई लेना देना नहीं, आप कोई नहीं देखते कि बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में जाएगा, हमारे देश का करंट अकाउंट यानी एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे या कम इम्पोर्ट ज़्यादा होंगे, हमारे देश का जो चालू खाता है जिसमें हम गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट देखते हैं, तो वो सरप्लस में होगा यानी फ़ायदे में होगा, अधिशेष में होगा, या डेफिसिट में यानी घाटे में होगा, आपको उससे कोई लेना देना नहीं होता। तो वो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन है। और जब हमारा कोई करंट अकाउंट या हमारा घाटे में या फ़ायदे में हो जाता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कैपिटल अकाउंट में ट्रांजेक्शन्स करनी पड़ती है, तो वो होता है एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स। तो जब ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स का मतलब लेन देन होता है, कोई लेना देना नहीं होता बीओपी का स्टेटस से, जबकि अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स का लेना देना होता है बीओपी के स्टेटस से। एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन जो की जाती हैं वो बीओपी के स्टेटस को न्यूट्रलाइज या इक्विलिब्रियम में करने के लिए की जाती हैं। अब स्टेटमेंट देखो कि ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन जो इंडिपेंडेंट होती है, बिल्कुल ठीक, इनका कोई लेना देना नहीं होता बीओपी स्टेटस से। रीज़न दे रहा है क्योंकि ऑटोनोमस आइटम्स जो होती हैं वो ऑल्सो नोन अबव लाइन, बिल्कुल ठीक, ये अबव लाइन होती है, और एकोमोडेटिंग जो होती हैं वो बिलो द लाइन होती हैं, ट्रांजेक्शन्स होती हैं। तो आंसर है हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है, बट इसका रीज़न नहीं है। रीज़न ये दिया जाना चाहिए था, अगर ये रीज़न होता कि ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि इनका कोई लेना देना नहीं होता कि बीओपी ठीक हो या ना हो। तो आंसर इसका हो गया हमारा बी इस क्वेश्चन का, कि दोनों ट्रू हैं बट आर उसका रीज़न नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है कि डिमांड डिपॉजिट्स में क्या क्या होता है। तो जैसे बैंक में कई तरह के अकाउंट होते हैं, लेकिन दो ही खातों को डिमांड डिपॉजिट्स बोलते हैं, करेंट अकाउंट को और एक सेविंग अकाउंट को। जैसे अगर आप करेंट अकाउंट में आपका पैसा है या सेविंग अकाउंट में है तो आप जब मर्जी चेक के थ्रू निकाल सकते हो, तो इसलिए इनको बोला जाता है डिमांड डिपॉजिट, कभी भी डिमांड कर जा सकते हैं। जबकि आपका जो फिक्स अकाउंट में जो पैसा है उसे आप कभी भी टर्म डिपॉजिट में एकदम से नहीं निकाल सकते, इसलिए उन्हें डिमांड डिपॉजिट नहीं बोलते। तो आंसर है करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फर्स्ट एंड थर्ड। अगला सवाल है हमारा कि इंडियन गवर्नमेंट ने कई स्टेप्स लिए टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ठीक है, क्योंकि फार्मर्स जो है अक्सर फोर्स हो जाते हैं सेल अपने लो प्राइस पे बेचने के लिए अपनी, क्योंकि उनको रिक्वायर्ड मार्केट इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो बिल्कुल ठीक इसका रीज़न है और स्टेटमेंट भी ठीक है, तो आंसर है ए।
दोनों स्टेटमेंट ठीक है, उस आर उसका रीज़न है, देख लेना दोबारा अगर समझ ना आए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो 1991 में आई थी वो उसकी वजह से लिबरलाइजेशन हुआ था इंडियन इकोनॉमी में। लिबरलाइजेशन का मतलब है जितने भी लाइसेंस और ये कोटा वोटा की जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी उनसे थोड़ा बहुत राहत मिल जाना या छूट मिल जाना, क्योंकि पहले ना 1947 से लेकर 1990 तक हमने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी कंपनीज़ पे कि अगर उन्हें प्रोडक्ट का एक्सपेंशन करना है तो भी लाइसेंस लो, नई थोड़ी छोटी कंपनी भी खोलनी है तो भी लाइसेंस लो, कहीं और माल बेचना है तो लाइसेंस लो, कोटा लगा रखा था इससे ज़्यादा नहीं बेच सकते, ये रिस्ट्रिक्शन वो रिस्ट्रिक्शन। इन्हीं रिस्ट्रिक्शन से छुटकारा देने को ही बोला जाता है लिबरलाइज करना, लिबराइजेशन यानी उदारीकरण। तो बिल्कुल ठीक है, 1991 के बाद लिबराइजेशन हुआ था अपने देश में, और इसका रीज़न क्योंकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है बहुत स्लो थी 1991 से पहले, तो इसका रीज़न यही है। तो आंसर है ए कि बोथ द स्टेटमेंट ट्रू बट एंड आर इज़ द रीज़न। और जैसे कि आपको भी पता होगा कि 1991 से पहले हमारी ग्रोथ रेट बहुत ही नीचे जा रही थी, इंडस्ट्री सेक्टर बहुत ही नीचे जा रहा था, क्योंकि कोई भी कंपनी नहीं खोलना चाह रहा था, कोई भी इंडस्ट्रीज़ में पैसा नहीं लगाना चाह रहा था, क्योंकि इतनी रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी, जिसकी वजह से हमें कंट्री में लिबरलाइजेशन पॉलिसी अपनानी पड़ी। और इसके साथ प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन को मिला के इसको बोल देते हैं LPG पॉलिसीज़ 1991 के रिफॉर्म्स को। अगला सवाल है हमारा कि करेंसी जो हेल्ड करते हैं पब्लिक उसे मॉनेटरी लाइबिलिटी बोलते हैं RBI की। तो RBI की जिम्मेदारी होती है, नोट पे भी लिखा होता है कि मैं आपको 10 रुपये वचन देता हूँ 10 रुपये देने का। तो RBI का ये लाइबिलिटी होती है कि वो आपको इतने, अगर वो पैसा कहीं नहीं चल रहा, मतलब आपको उसका कोई कुछ नहीं दे रहा, तो RBI उसको उसकी वैल्यू आपको देगा। दूसरा, क्योंकि RBI कंट्रोल करता है क्रेडिट वाइल कमर्शियल बैंक क्रेडिट करते हैं। तो इसका देखो रीज़न ये नहीं है, और ये स्टेटमेंट ठीक है कि RBI कंट्रोल करता है क्रेडिट को और कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन करते हैं। बैंकिंग वाली वीडियो में देख लेना कि कमर्शियल बैंक 100 रुपये के बदले अगर 20% वो है, क्या बोलते हैं, CRR है, LRR है, लीगल रिजर्व रेशियो है, तो 100 रुपये के बदले वो 5 गुना लोन दे देते हैं, 500 रुपये क्रेडिट क्रिएशन पे चढ़ा देते हैं। तो क्रेडिट क्रिएशन कौन करता है? कमर्शियल बैंक। जबकि क्रेडिट को कंट्रोल कौन करता है इकोनॉमी में? वो करता है RBI। अगला सवाल है हमारा कि एस्टीट जो होती है, जैसे नीलामी से जो पैसा मिला वो क्या है? वो रेवेन्यू है या कैपिटल है? तो देखो, सरकार के पास दो तरह से पैसा आता है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। अगर सरकार ने अपनी कोई ज़मीन बेच दी, यानी या अपने शेयर बेच दिया, डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, विनिवेश बोलते हैं, जैसे सरकार ने एयर इंडिया बेच दी, तो उससे जो पैसा आएगा उसे बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट्स, यानी वो सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू आया है, सरकार की एसेट्स कम हो गई। या सरकार ने कोई लोन ले लिया, तो लोन लेने से सरकार की लायबिलिटी बढ़ जाएगी, तो ये भी क्या है? कैपिटल रिसिप्ट्स। जबकि सरकार के पास ऐसा पैसा आता है जैसे टैक्स से, मान लो टैक्स से पैसा आया, तो इससे सरकार की कोई लायबिलिटी तो नहीं बढ़ी, ना ही सरकार ने अपनी कोई संपत्ति बेची, तो यह है टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स। और कुछ पैसा ऐसा आता है जो नॉन टैक्स के थ्रू आता है, जैसे सरकार ने फीस लगाई, चालान काटा, पेनल्टी लगाई, फीस ली, एग्जाम्स फीस ली, ये सब हमारी हो गई नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो ये जो नीलामी करी सरकार ने, जो संपत्तियों की नीलामी कर दी लोगों की, तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, क्योंकि उससे सरकार की ना तो एसेट्स कम हो रही, ना ही लायबिलिटीज़ बढ़ रही, तो वो हो गई रेवेन्यू रिसिप्ट्स भी आंसर। और देखो, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए बजट की बहुत सारी वीडियोस पढ़ी है चैनल पे, वो देख लेना। अगला सवाल है, ये पूरा स्टेटमेंट दे रखी है कि मिस रामप्रीत ने एक बिजनेस स्टार्ट किया और वो एक ह्यूमन अमाउंट लगाने चाहती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे, अपने वर्कर्स के लिए, उनको काम पे लगाने से पहले। तो इसका मतलब ये राइट स्टेप है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। इसमें स्पॉट विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू द प्रोसेस ऑफ, इसमें से बताइए कौन सा ह्यूमन कैपिटल पे वो नहीं करता, कंट्रीब्यूशन नहीं है किसका। तो इससे रामप्रीत ये एक्सपर्ट स्किल बढ़ेगी, इम्प्रूव एफिशिएंसी होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ये जेंडर इक्विटी करेगा? नहीं, तो सी आंसर नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं करेगा, इससे जेंडर इक्विटी नहीं होगी। ये पढ़ लेना एक बार अगर पॉज करके समझ नहीं आए तो। अगला सवाल है कि एक कंपनी है जो इंडिया में लोकेट है और वो लोन लेती है बाहर की कंपनी से, क्यों? तो ये कहाँ रिकॉर्ड की जाएगी? तो देखो, पैसा आया है तो क्रेडिट साइड, और कहाँ पे? क्रेडिट साइड कैपिटल अकाउंट के, क्योंकि अगर हम कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन करते हैं जिससे हमारे देश की एसेट्स या लायबिलिटीज़ में इंपैक्ट पड़ता है, तो उसे हम बोलते हैं, उसे लिखा जाता है कैपिटल अकाउंट में। और पैसा आया तो क्रेडिट साइड होगा, हम किसी को लोन दे देते तो डेबिट साइड लिख देते। तो ये हो गया क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, सी आंसर। अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट इंडिया की जो ट्रिकल डाउन अप्रोच को अपनाया एलिमेंट्स को, पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए, बेनिफिट द लास्ट मैन, सबसे लास्ट आखिरी आदमी तक उसका फ़ायदा पहुँचाने के लिए। बट स्टेटमेंट सेकंड करिए कि एम्पिरिकल डाटा जो है, टाइम सीरीज डेटा, वो शो करता है कि ट्रिकल डाउन जो थ्योरी है उसने अच्छे रिजल्ट नहीं दिए। बिल्कुल ठीक, स्टेटमेंट 1 ट्रू और सेकंड जो है वो भी ट्रू, तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, तो आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन देखो कि बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, उसमें केवल मर्चेंडाइज यानी गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को शामिल करते हैं। बिल्कुल ठीक। जबकि सेकंड, क्योंकि
अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर अनफेवरेबल है यानी डेफिसिट में है तो वो पूरा किया जा सकता है बैलेंस ऑफ ट्रेड के फेवरेबल यानी सरप्लस होने से। नहीं, ये स्टेटमेंट सेकंड फॉल्स है। अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड में डेफिसिट है यानी हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब डेफिसिट है, डेफिसिट का मतलब है हमारा एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज़्यादा है, यानी हमारा आयात ज़्यादा है, तो यानी हमारे पास रिसिप्ट्स कम होगी, पेमेंट ज़्यादा होंगी। अगर हमें वो पेमेंट करनी है तो हमें कैपिटल अकाउंट में लोन लेना पड़ेगा, तभी तो हम उसको कर पाएंगे। तो ये उल्टी स्टेटमेंट ठीक होती, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो ए स्टेटमेंट ट्रू है, आर फॉल्स है, सी आंसर। अगला सवाल हम पढ़ते हैं एक बार कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करनी है। तो रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ऑफ कमोडिटीज प्रोडक्शन एडवर्सली अफेक्टेड द स्ट्रक्चर कंपोजिशन, ए स्टेटमेंट मिल गई, आंसर यही है। दूसरे में फेवरेबली बोल रहा है, ये गलत है। ये एडवर्सली अफेक्टेड, ये भी गलत है। तो ये आंसर मिल गया, हमें आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। अगला सवाल है कि जो गवर्नमेंट इंडिया ने फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन स्टार्ट की थी 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, 2009 में स्टार्ट की थी राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत। अब केस बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, ये आप पूरा आर्टिकल एक बार पढ़ लेना वीडियो पॉज करके, ठीक है। मैं आगे क्वेश्चन करते हैं हम, ये पढ़ लेना, आप हिंदी वाले भी पढ़ लेना, ठीक। क्वेश्चन दे रखा है कि करंट अकाउंट जो होता है, करंट अकाउंट जो होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, वो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को रिकॉर्ड करता है, ट्रू, और यूनिलैटरल ट्रांसफर को भी करता है। लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि करंट अकाउंट जो है ओनली रिकॉर्ड्स करता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि ये यूनिलैटरल ट्रांसफर को यानी एक तरफा हस्तांतरण को भी तो शामिल करता है। तो आंसर हो गया बी, ठीक है, ये नहीं, बी आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा कि करंट अकाउंट जो है वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है या फ्लो। तो ये फ्लो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम देखते हैं कि 3 महीने में हमारा करंट अकाउंट का बैलेंस क्या है ना, क्वार्टरली चेक करते हैं या ईयरली चेक करते हैं करंट अकाउंट का बैलेंस क्या है। तो ये फ्लो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमें पता है कि जब हम किसी ड्यूरेशन में किसी चीज़ को देखते हैं तो उसे बोलते हैं फ्लो, और जब पॉइंट ऑफ टाइम पर देखते हैं, एक पॉइंट पर, आज की डेट में अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी की क्या वेल्थ है, आपके अभी मनी सप्लाई कितनी है देश में, एक इस पॉइंट ऑफ टाइम पे करेंसी कितनी है, इसको बोलते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट। और अगर हम देखें कि आपका महीने का खर्चा कितना है, हफ्ते का खर्चा कितना है, महीने की आपकी इनकम कितनी है, तो उसे बोलते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट। अगला सवाल है कि करंट अकाउंट जो सरप्लस है वो अराइज होता है जब क्रेडिट आइटम्स क्या हों, ज़्यादा हों, है ना। जब करंट अकाउंट में क्रेडिट यानी जो पैसा आया है रिसिप्ट्स वो ज़्यादा है पेमेंट से, तो क्रेडिट साइड में पैसा ज़्यादा हो, डेबिट साइड में करंट अकाउंट की, तो उसे बोल देंगे करंट अकाउंट सरप्लस में है। अगला सवाल देखते हैं कि फॉरेन एफडीआई जो है बाहर से आई है वो रिकॉर्ड कहाँ की जाएगी। मैंने बताया था कि पैसा आया तो क्रेडिट साइड में, और क्रेडिट साइड के किसके, क्योंकि पैसा आया है एफडीआई, बाहर के लोगों ने यहाँ पर ज़मीन खरीद ली, एफडीआई किया, या फिर यहाँ पे प्लांट खरीद लिया, यहाँ की कंपनी के शेयर खरीद लिए, है ना, तो इसे बोलेंगे कैपिटल अकाउंट में आएगा, क्योंकि हमारे देश की एसेट्स कम हो गई, है ना, कोई सी उन्होंने कंपनी खरीद ली पूरी की पूरी, एफडीआई है, तो क्रेडिट साइड में आएगा कैपिटल अकाउंट के। अगर हमारे यहाँ के रतन टाटा रशिया में प्लांट खरीद लेते हैं, एफडीआई करते हैं, तो ये डेबिट साइड में आएगा कैपिटल अकाउंट के। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो उसको इज ऑल्सो नोन एज बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड, क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर कौन सी आइटम्स को इंक्लूड करते हैं, केवल गुड्स के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, तो इसलिए इसे विजिबल को वो भी बोलते हैं बैलेंस ऑफ विजिबल आइटम्स, है ना, दृश्य मध्य बोलते हैं, दृश्य मध्यों का अकाउंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इंडियन रियल एस्टेट कंपनी है, उसने रेंट मिला उसे गूगल से न्यूयॉर्क में से, तो इसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे। तो बाहर से पैसा आया हमारे पास, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, तो एक कहाँ पे लिखेंगे, करंट अकाउंट के, क्योंकि करंट अकाउंट में हम सर्विसेज का जो पैसा आया, गुड्स का आया, सर्विसेज से पैसा मिला हमें, हमने बाहर वालों को अपनी ज़मीन किराए पे दी, उससे रेंट मिला, या पैसे किराए पे दिए, ब्याज पे दिए, पैसा मिला, ठीक है, तो इसे सर्विसेज के अंदर में क्रेडिट साइड में करंट अकाउंट में आ जाएगा। और अगर डोनेशन गिफ्ट मिलता तो भी करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में, ठीक है, ठीक है। अब फिर से एक केस बेस दे रखा है, इस आर्टिकल को आप पढ़ लेना एक बार वीडियो पॉज करके, हिंदी वाले भी चाहे तो पढ़ लेना, देख लेना आराम से वीडियो पॉज कर। अब क्वेश्चन देखते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब किस पे डिपेंड करती है इकोनॉमिक ग्रोथ। डेवलपमेंट फिजिकल कैपिटल, बिल्कुल फिजिकल कैपिटल के डेवलपमेंट पे भी, ह्यूमन कैपिटल के डेवलपमेंट पे भी, और वर्किंग कैपिटल के डेवलपमेंट भी। तो आंसर है ऑल, क्योंकि 2 पे तो है ही, तीसरे पे भी है। अगला सवाल है हमारा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है, अब देखो इससे पहले वाला क्वेश्चन था कि इकोनॉमिक ग्रोथ किस पे डिपेंड करती है, अब है क्वेश्चन कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड करती है किस पे, ह्यूमन कैपिटल पे डिपेंड करती है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब तो है गुड्स एंड सर्विसेज में इंक्रीज हो जाना, देश की जो जीडीपी है वो बढ़ जाना, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है
है ना, नैरो नहीं है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम ये भी देखते हैं कि एजुकेशन कैसी है, क्राइम कम है कि नहीं है। मान लो एक कंट्री है, उसमें जीडीपी तो बहुत अच्छी है, गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा बन रहे हैं, लोगों की इनकम ज़्यादा है, बट हो सकता है वहाँ क्राइम ज़्यादा हो, वहाँ जेंडर बाइजनेस हो, लड़का लड़की में भेदभाव ज़्यादा हो, वहाँ पर क्राइम्स ज़्यादा हो और भी वैसी एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो, हैप्पीनेस ना हो, वहाँ पे लोग खुश ना हो, है ना, तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं माना जाएगा, वो इकोनॉमिक ग्रोथ है। तो डेवलपमेंट डिपेंड करता है ह्यूमन कैपिटल पर ज़्यादा, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल अगर देश में ज़्यादा होगा, यानी पढ़े लिखे लोग ज़्यादा होंगे, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा होगा और वहाँ के लोग जो है वो जो है अवेयरनेस होगी, हेल्दी होंगे और एक दूसरे को बेनिफिट भी मिलेगा उनसे एक्सटर्नल, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों से बाहर की सोसाइटी को भी बेनिफिट मिलता है, क्योंकि उनके एक्सटर्नल बेनिफिट्स होते हैं, है ना। तो एक्सटर्नैलिटी, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी बोलते हैं इसे इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में। तो टाइम मिले तो देख लेना, पूछ लेना कमेंट में अगर ज़्यादा पूछना है तो। अगला सवाल देखते हैं कि ट्रेनिंग जो होती है वो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। तो देखो, जैसे मैंने बताया था कि एक इसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है। ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है इस वक्त स्टॉक कितना है हमारे देश में ह्यूमन कैपिटल का, यानी हमारे देश में कितने पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि कितने बढ़ गए। पिछले साल अगर 2000 लोग थे हमारे देश में, डॉक्टर, इंजीनियर्स वगैरह, पढ़े लिखे लोग, स्किल्ड लोग, हेल्दी लोग, इस बार 3000 हो गए, तो 1000 का फॉर्मेशन हो गया, 1000 लोग बढ़ गए पढ़े लिखे और ये सब चीज़ें, ठीक है। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है उसके लिए क्या ज़रूरी है, तो उसके लिए एजुकेशन ज़रूरी है, उसके लिए ऑन कैंपस ट्रेनिंग, ऑफ कैंपस ट्रेनिंग दोनों ज़रूरी है। तो सी आंसर हो गया, क्योंकि हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है, हमारे देश में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होगा, एजुकेशन मिलेगी, हेल्थ मिलेगी और स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी या ऑफलाइन ट्रेनिंग दी जाए, तो सबसे ये बढ़ेगा। अगला सवाल पढ़ते हैं एक बार कि इनमें से कौन सा रीज़न है पुअर ह्यूमन कैपिटल, हमारे देश में कम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होने का, ब्रेन ड्रेन या लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अच्छा, कौन सा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रीज़न, इनसफिशिएंट रिसोर्सेज। तो देखो कौन सा रीज़न है हमारे देश में पुअर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इसलिए है क्योंकि हमारे देश के पढ़े लिखे लोग वो कहाँ चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, उन्हें बोलते हैं ब्रेन ड्रेन, मतलब हमारे ब्रेन क्या हो गया, ड्रेन हो गया, किसी और देश में चला गया। तो इसी की वजह से हमारे देश में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है कम है, ठीक है। ये तो आंसर ही गलत है, ये भी गलत है, इनसफिशिएंट रिसोर्स, ये तो सही है, बाकी बी ए आंसर है। अगला सवाल है कि नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी से क्या होता है, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है क्या, इंक्रीज जीडीपी बढ़ती है क्या, आउटसोर्सिंग बढ़ती है क्या। तो देश आउटसोर्सिंग का मतलब होता है बाहर वाले लोग हमारे देश से काम लेते हैं, जैसे हमारे देश में पढ़े लिखे लोग, इंग्लिश बोलने वाले ज़्यादा हैं, स्किल्ड लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, तो बाहर के लोग यहाँ वालों से काम लेते हैं, तो आउटसोर्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग हो जाता है, यानी यहाँ पर कॉल सेंटर खोल दिया, तो इसे बोलते हैं आउटसोर्सिंग। वहाँ के लोग यहाँ से सर्विस ले रहे हैं, कंपनी कहाँ की, अमेरिका की, लेकिन वो सर्विसेज जो दे रही है कॉल सेंटर, वो कहाँ खोल रखा है, वो इंडिया में खोल दिया, है ना। ये यहाँ के लोगों को हायर करवा लिया, या यहाँ के लोगों से वर्क प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं अपने, इसी को बोलते हैं आउटसोर्स होना। तो जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है जहाँ पे पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, इंजीनियर्स हैं और इंग्लिश बोलने वाले, जैसे जहाँ डेवलप कंट्रीज़ की जो लैंग्वेज है वो, तो उसकी वजह से आउटसोर्सिंग ज़्यादा होती है नॉलेज इकोनॉमी में, और इंडिया एक नॉलेज इकोनॉमी है, ये वर्ल्ड बैंक या किसी ने कहा भी है स्टेटमेंट में। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल किस किस से बढ़ता है, एजुकेशन से बढ़ता है, अगर हम किसी को एजुकेशन प्रोवाइड करें तो ह्यूमन कैपिटल बढ़ जाएगा, हेल्थ प्रोवाइड करें तो ह्यूमन कैपिटल बढ़ जाएगा, क्योंकि जो इंसान है वो हेल्दी हो जाएगा, हेल्दी होगा तो ज़्यादा काम करेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो ह्यूमन रिसोर्स से वो क्या बन जाएगा, ह्यूमन कैपिटल। वो मानव संसाधन से क्या बन जाएगा, मानव पूंजी। एक मानव संसाधन होता है, उसका इतना योगदान नहीं होता प्रोडक्शन में, जब वो मानव पूंजी बन जाता है, यानी ह्यूमन कैपिटल बन जाता है। कब, जब हम उसे एजुकेशन देते हैं, हम जब उसे स्किल ट्रेनिंग देते हैं, जब हम उसे हेल्थ देते हैं, जब उसे एजुकेशन और ये सब देते हैं। तो जब हम एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करें, जब हम हेल्थ में इन्वेस्टमेंट करें और हम इंफॉर्मेशन एक्वायर करने में इन्वेस्टमेंट करें, तो इन सब से क्या बन जाता है, ह्यूमन कैपिटल बन जाता है, मानव संसाधन, एक मानव पूंजी बन जाता है। तो आंसर है डी। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। पूरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, और अगली वीडियो के लिए कमेंट करें।